हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? फाइन, ओके। तो भाई लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 एंड आवर टॉपिक इज प्लियोट्रॉपी। ओके बेटा, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। याद करो, पोली मीन्स नंबर ऑफ, जेनिक मीन्स जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर वन कैरेक्टर। ओके कि भाई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल कौन सा था बेटा? स्किन कलर था। समझ में आया? अवर स्किन कलर इज ड्यू टू 3 टाइप ऑफ जीन, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। समझ में आया? सपोज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी होगा तो स्किन कलर कौन सा होगा बेटा? ब्लैक कलर होगा, डार्क कलर का होगा। और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कॉम्प्लेक्शन? फेयर कॉम्प्लेक्शन। समझ में आया? हमारा सबका कॉम्प्लेक्शन कौन सा है बेटा? ब्रिटिश, इंटरमीडिएट, बीच वाला, एकदम डार्क भी नहीं, एकदम लाइट भी नहीं। समझ में आया? तो भाई हमारे में कौन कौन से मल्टीपल जीन्स हो गए ब्रिटिश कलर के लिए, ब्रिटिश स्किन कलर के लिए? तो भाई कौन से हो गए बोलो? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। याद आया? ओके। तो भाई लास्ट टाइम में हमने लर्न किया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट प्लियोट्रॉपी। ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था? वन कैरेक्टर मैनी जीन्स, यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। ओके, प्लियोट्रॉपी मीन्स वन जीन मैनी कैरेक्टर। समझ में आया कि व्हेन सिंगल जीन exerted multiple phenotype, okay, when single gene affect multiple character then that gene is said to be pleiotropic gene। समझ में आया बेटा कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को जब अफेक्ट करेगा तब वो जीन को क्या बोलेंगे बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन। एंड सच फिनोमिना इट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। समझ में आया बेटा? चलो देखते हैं, तो परफेक्टली उसकी डेफिनेशन देखते हैं प्लियोट्रॉपी की। मैंने आपको जनरल व्यू दे दिया कि भाई प्लियोट्रॉपिक जीन किसको बोलते हैं? वन जीन शोज मैनी इफेक्ट, वन जीन शोज मैनी कैरेक्टर, वन जीन शोज अफेक्ट मैनी फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स विजिबल कैरेक्टर। ओके बेटा, तो चलो आ जाओ। दिख रहा कि व्हेन अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मीन्स विजिबल कैरेक्टर। समझ में आया कि भाई प्लांट टॉल है तो वो उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है। ओके बेटा, प्लांट के सीड येलो कलर के है, प्लांट का सीड का शेप राउंड है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। समझ में आया बेटा? विजिबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हम नेकेड आई से देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजिबल कैरेक्टर, दैट इज फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ओके, कि भाई व्हेन अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन it is said to be pleiotropic gene and such phenomenon is called pleiotropy। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, देखो बेटा, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? कि भाई प्लियोट्रॉपी इज वन जीन मैनी कैरेक्टर, व्हेन वन जीन अफेक्ट मैनी कैरेक्टर, ओके, इट इज सेड टू बी प्लियोट्रॉपी। फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ओके बेटा, चलो। तो भाई प्लियोट्रॉपिक जीन कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे कैरेक्टर पे। उसमें एक कैरेक्टर है हमारा, इट ऑल्सो अफेक्ट्स मेटाबॉलिक पाथवे, कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे है। ओके बेटा, कि भाई हाउ एमिनो एसिड्स आर फॉर्म इन अवर बॉडी, कि व्हेन वी टेक्स फूड इट अंडरगो डाइजेशन इन अवर बॉडी एंड प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड। क्लियर बेटा? एंड हमें पता है देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो भाई वन अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड अमीनो एसिड, उसका पाथवे है। समझ में आया कि भाई जो अमीनो एसिड्स है वो अलग अलग मैकेनिज्म से, अलग अलग एंजाइम के थ्रू बनते हैं बेटा। ओके, तो चलो आ जाओ कि भाई प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट्स मेटाबॉलिक पाथवे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, कौन सा एग्जाम्पल है? फिनाइलकीटोन्यूरिया। इम्पोर्टेंट कि भाई फिनाइलकीटोन्यूरिया इट अकर्स इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर होता है। किसके थ्रू? ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन। कि भाई हमें पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन, जीन का फंक्शन क्या है? तो भाई इन आवर बॉडी each and every function regulated by gene।
ओके, कि भाई हमारे बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, ओके, वो किसके कंट्रोल में होता है, जीन के कंट्रोल में होता है. ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम. एक राइबोजाइम है, ओके, वो ही आर्यनिक का है, बाकी के सारे एंजाइम किसके बने हैं बेटा, प्रोटीन के बने हैं. समझ में आया, क्लियर. तो वो प्रोटीन कौन बनाता है, जीन. ओके, तो भाई एक नॉर्मल जीन था, ओके, एंड दैट जीन प्रोड्यूस्ड एंजाइम, विच एंजाइम, PAH. PAH का फुल फॉर्म क्या है, आ जाओ, दिख रहा, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्साइलेज. रिपीट करती हूँ, दिस नॉर्मल जीन, दिस इज डिफेक्टिव जीन, they produce which enzyme, PAH. P for phenyl alanine hydroxylase. Okay, and what is the function of this enzyme? ये क्या करता था बेटा, तो भी phenyl alanine is a one type of amino acid. In presence of this enzyme, this amino acid is converted into tyrosine. Tyrosine is another amino acid. समझ में आया बेटा, clear. Okay, तो भी phenyl alanine is converted into tyrosine in presence of this enzyme. एंजाइम का नाम क्या है, PAH, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्साइलेज. जो ये एंजाइम होगा, ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, जीन प्रोड्यूस करता है. क्लियर. ये नॉर्मल जीन है, उसके अंदर कुछ नहीं हुआ है, ओके, नॉर्मल है, एंजाइम प्रोड्यूस हुआ एंड फिनाइल एलेनाइन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन. समझ में आया. अब ये टायरोसिन एमिनो एसिड, दे आर यूज्ड इन production of special protein known as melanin. Okay, clear. और melanin क्या करता है, it gives color to skin. हमारे स्किन को क्या देता है बेटा, कलर देता है. और स्किन कलर is due to melanin protein. Clear. And this melanin protein is produced from tyrosine. तो भाई टायरोसिन होगा तो मेलानिन प्रोडक्शन होगा और हमारा स्किन कलर कैसा होगा भाई, मेंटेन होगा, परफेक्टली होगा. ओके, समझ में आया. बट हियर ये डिजीज क्यों होता है, व्हाई फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑकर क्यों होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन सिंगल जीन म्यूटेशन. कि भाई जो जीन ये एंजाइम प्रोड्यूस करता था उसके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया. सपोज ये जीन था, नॉर्मल था, तो ये प्रोडक्शन होता था और ये सारे नॉर्मल प्रोसेस होती थी. समझ में आया. बट ड्यू टू म्यूटेशन, इफ दिस जीन अंडरगो म्यूटेशन, म्यूटेशन में क्या होता है, जीन चेंज हो जाता है. ओके, जीन का जो फंक्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है. समझ में आया. जीन किससे बना है, जीन इज मेड अप ऑफ DNA. क्लियर. एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंजाइम प्रोडक्शन, रिगार्डिंग प्रोटीन प्रोडक्शन, दे आर स्टोर्ड इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA. समझ में आया बेटा कि भाई जीन किसका बना है, DNA का बना है. और DNA के अंदर किसकी सीक्वेंस होती है, ATGC की सीक्वेंस होती है. पर जैसे सीक्वेंस होगी उसी हिसाब से अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. समझ में आया. और वो इंफॉर्मेशन का यूज करके ये एंजाइम बनता था. अब म्यूटेशन हुआ मतलब क्या, DNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई. समझ में आया. DNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई, तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोटीन, डिजायर्ड एंजाइम बनेगा नहीं. क्लियर. कि ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन दिस एंजाइम कैन नॉट सिंथेसाइज, ये एंजाइम का सिंथेसिस होगा नहीं. क्यों भाई, म्यूटेशन हुआ जीन का. समझ में आया. तो मैडम क्या होगा, तो भाई फिनाइल एलेनिन, ओके, इन सच केस, ओके, व्हेन द म्यूटेशन ऑफ जीन अकर, ओके, तो क्या होगा बेटा, तो भाई फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड. फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन किस में होता है बेटा, फिनाइल पायरुविक एसिड में होता है. एंड दिस फिनाइल पायरुविक एसिड इज अ वेरी टॉक्सिक टू अवर बॉडी. इट इज accumulated in our body. It is also present and excreted out the body by urine. समझ में आया. यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है कौन भी, फिनाइल पायरुविक एसिड. ओके, क्लियर. ये फिनाइल पायरुविक एसिड है ना, हमारे ब्रेन को एडवर्सली इफेक्ट करता है बहुत. ओके, तो इससे क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है, पागल जैसे हो जाते हैं. समझ में आया. क्लियर. कि भाई ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द जीन विच प्रोड्यूसेस दिस एंजाइम, कि ये एंजाइम प्रोड्यूस करता था ये जीन, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, जीन चेंज हो गया, तो क्या हुआ बेटा, फिनाइल एलेनिन कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन.
इसका उसमें कन्वर्जन नहीं हुआ, तो किस में कन्वर्जन हुआ? तो भाई फिनाइल एलेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट इज एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन एंड टिश्यूज. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूरिन. और बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? यूरिन के थ्रू ही ये बाहर निकलता है. लेकिन जब तक बॉडी में रहेगा तब तक डिजीज कर देगा. समझ में आया? दैट डिजीज इज नोन एज फिनाइलकीटोन्यूरिया. क्लियर? ओके. डिजीज क्यों हुआ? ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन. म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज इन डीएनए. डीएनए चेंज होगा, डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज होगी, उसमें से बनने वाला प्रोटीन भी चेंज होगा, एंजाइम भी चेंज हो जाएगा. एंड अवर डिजायर्ड एंजाइम इज नॉट फॉर्म्ड. समझ में आया? ये एंजाइम नहीं बना तो इसमें से ये नहीं बना, तो क्या बन गया? फिनाइल पायरुविक एसिड बन गया, विच इज वेरी हार्मफुल टू अवर बॉडी. ओके. फिर सिम्टम क्या है ये डिजीज के? आ जाओ. द सिम्टम मेंटल रिटार्डेशन. मैंने बोला ना कि भाई फिनाइल पायरुविक एसिड हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा, ओके, और हमें कैसा बनाएगा? मेंटली रिटार्डेड बना देगा. तो फर्स्ट कैरेक्टर इज मेंटल रिटार्डेशन. सेकंड कैरेक्टर हमें पता है कि भाई देख टायरोसिन नहीं बन रहा. क्यों? ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ दिस जीन फिनाइल एलेनिन कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन. ये टायरोसिन में से कौन सा बन रहा था? प्रोटीन मेलानिन. और उससे हमारा स्किन का पिगमेंटेशन, स्किन का कलर परफेक्ट आ रहा था. ओके. बट ड्यू टू म्यूटेशन, okay, tyrosine is not formed. Phenylalanine cannot convert into tyrosine. In absence of tyrosine, melanin synthesis does not occur. अब मेलानिन सिंथेसिस नहीं होगा तो स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, हेयर का कलर भी चेंज हो जाएगा. समझ में आया बेटा? देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ, देयर इज अ चेंज इन द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कलर एंड हेयर कलर. समझ में आया? क्लियर? तो भाई व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया? उसके सिम्टम्स कौन से हैं? तो फर्स्ट मेंटल रिटार्डेशन एंड सेकेंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. कि हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन था वो रिड्यूस हो जाएगा. क्यों? बिकॉज मेलानिन फॉर्म हो रहा नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेलानिन. समझ में आया? क्लियर? कौन से टू सिम्टम्स? कौन से? चलो बोलो तो. मेंटल रिटार्डेशन क्यों आया? कि भाई ब्रेन के अंदर क्या बढ़ गया? फिनाइल पायरुविक एसिड. क्लियर? दूसरा कि भाई स्किन कलर चेंज हो गया, हेयर कलर चेंज हो गया, रिड्यूस हो गया, पहले से चेंज हो गया. क्यों? मेलानिन फॉर्मेशन डज नॉट अकर. क्यों? मेलानिन किस में से बनता है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम टायरोसिन. और टायरोसिन किस में से बनता था? फिनाइल एलेनिन से, वो एंजाइम के थ्रू. लेकिन एंजाइम बना नहीं, इसीलिए क्या नहीं बना? टायरोसिन नहीं बना. टायरोसिन नहीं बना तो मेलानिन नहीं बना, स्किन कलर अफेक्ट हुआ. ओके बेटा? कि भाई मेंटल रिटार्डेशन क्यों आता है? कि भाई फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड व्हिच इज एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन एंड अवर बॉडी. समझ में आया? तो मेंटल रिटार्डेशन आ गया भाई. क्लियर इतना? ओके. तो हमने कौन सी थियरी लर्न की? प्लियोट्रोपिक. व्हाट इज प्लियोट्रोपिक जीन? चलो. सम जीन एग्जिबिट मल्टीपल इफेक्ट्स. कि भाई एक पर्टिकुलर जीन होता है बहुत सारी इफेक्ट दिखाता है. समझ में आया? मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाता है, मल्टीपल कैरेक्टर दिखाता है. दे आर नोन एज प्लियोट्रोपिक जीन एंड सच फिनोमेना इज नोन एज प्लियोट्रोपिक. एग्जाम्पल याद रखना है, नीट के अंदर बहुत एग्जाम्पल आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है. ये पूरा एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने दिया है. ओके. नीट में आता है इसलिए मैंने खींचा है ये एक्स्ट्रा टॉपिक. ओके बेटा? ओके. तो एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी आंसर क्या आएगा? फिनाइलकीटोन्यूरिया. एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एग्जाम्पल क्या आएगा? स्किन कलर. क्या आएगा बेटा? स्किन कलर. ओके बेटा? ओके. तो परफेक्टली लर्न करना. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम एंड नीट एमसीक्यू ऑल्सो. ओके बेटा? Okay, our next topic is most important for MCQ. Okay, beta, NEET MCQ. Mention contribution of Hanking and McClung. Okay, what is the contribution of Hanking and McClung in the field of genetics? Okay, बेटा, तो चलो देखते हैं कि भाई हैंकिंग ईयर याद रखना जरूरी है. In 1891, okay, कि भाई हैंकिंग in 1891 studied
Spermatogenesis. What is spermatogenesis? The process of formation of sperm. Okay, कि भाई sperm की formation के process को क्या बोलते हैं बेटा? Spermatogenesis in a few insect. कि भाई उसने क्या किया कि भाई 1891 में इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टडी किया, स्पर्म फॉर्मेशन का स्टडी किया कि हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट. समझ में आया? तो भाई स्पर्मेटोजेनेसिस की अलग अलग स्टेजेस होते हैं. ओके, तो भाई उसने उसके अंदर क्या देखा कि ही ऑब्जर्व्ड सम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कि उसने न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखा. ओके, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, कि जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टडी कर रहा था तब उसने न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स देखे. ओके, समझ में आया? फिलामेंट जैसे वो स्ट्रक्चर एक्चुअली थे क्या? क्रोमोसोम थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये क्रोमोसोम है. समझ में आया? क्लियर? कि ही ऑब्जर्व्ड सम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. ही ऑब्जर्व्ड दैट. बाद में उसने देखा कि भाई इंसेक्ट में से स्पर्म फॉर्म हुए. क्लियर? सो द 50% स्पर्म रिसीव दैट स्ट्रक्चर. तो उसमें से जो स्पर्म फॉर्म हुए थे तो 50% स्पर्म में वो स्ट्रक्चर था. कौन सा स्ट्रक्चर? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसको आज हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. ओके, हमें पता है कि भाई मिल्क के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई. 50% स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, 50% स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम. पता है, आज हमें पता है, लेकिन उस टाइम उसको नहीं पता था. ओके, तो भाई साइंटिस्ट का नाम क्या है? हैंकिंग. ईयर कौन सा है? 1891. किस पर स्टडी किया? इंसेक्ट पर, आर्थ्रोपोडा पे. ओके, क्लियर? किसका स्टडी किया? स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. किस पर उसने कॉन्सेंट्रेट किया? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पर, कि भाई न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो 50% क्रोमोसोम के अंदर 50% स्पर्म में दिखते हैं. समझ में आया? whereas 50% sperm did not show the presence of that structure. 50% स्पर्म के अंदर वो स्ट्रक्चर था. ओके, एंड 50% स्पर्म के अंदर वो एब्सेंट था. समझ में आया? क्लियर? ओके, फिर हैंकिंग ने उसको नाम दिया कि भाई हैंकिंग नेम दैट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी. क्या नाम दिया? एक्स बॉडी नाम दिया. ओके, कि भाई 50% स्पर्म के अंदर एक्स बॉडी होता है और 50% स्पर्म में नहीं होता है. पता है वाई होता है, लेकिन उसको वाई क्रोमोसोम के बारे में पता नहीं. क्लियर? इसलिए उसने क्या बोला कि भाई 50% स्पर्म हैविंग एक्स बॉडी, whereas 50% स्पर्म डू नॉट हैविंग एक्स बॉडी. समझ में आया? उसको वाई क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता नहीं. क्लियर इतना? ओके, चलो आ जाओ आपकी. तो भाई हैंकिंग नेम that nuclear structure as a X body, but he could not explain the significance of this X body. कि भाई X body क्या करती है? ओके, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रोल क्या है? ओके, क्लियर? उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था, तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेचारा. क्लियर? खाली उसको इतना पता चला कि भाई इंसेक्ट जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं उसमें 50% स्पर्म के अंदर एक्स बॉडी होती है और 50% स्पर्म के अंदर नहीं होती है. बस इतना पता था. क्लियर? सेम एक्सपेरिमेंट किसने किए? मैकलुंग ने किए. इंपॉर्टेंट. अधूरी कहानी किसने पूरी की भाई? मैकलुंग ने. ओके, क्योंकि मैकलुंग एंड अदर साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट एक्स बॉडी इज नथिंग बट इट इज एक्स क्रोमोसोम. तो भाई अधूरी कहानी किसकी थी? हैंकिंग की थी. किसने पूरी की बेटा? मैकलुंग ने कंप्लीट की. क्या बोला कि भाई मैकलुंग एंड अदर साइंटिस्ट दे कंक्लूडेड दैट दिस एक्स बॉडी इज नथिंग बट इट इज एक्स क्रोमोसोम. हम आज उसको क्या बोलते बेटा? एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. तो भाई एक्स बॉडी नाम किसने दिया? तो आंसर क्या आएगा? हैंकिंग. एंड एक्स क्रोमोसोम नेम गिवन बाय मैकलुंग. याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट नीट एमसीक्यू. क्लियर इतना? ओके, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट है. हैंकिंग कौन सा ईयर? 1891. ओके, इंसेक्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ना बेटा? ओके, 50% स्पर्म हैविंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, बाद में नाम दिया एक्स बॉडी. ओके, 50% स्पर्म के पास वो स्ट्रक्चर नहीं था. क्लियर? एक्स बॉडी का एक्स क्रोमोसोम नाम किसने दिया? मैकलुंग. क्लियर? तो ये दोनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट. ओके, तो फिर बेटा परफेक्टली लर्न करना. ओके, लिख लिख के लर्न करना. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके बेटा, गुड बाय.